जब यानिस ने देखा कि काले रंग की वो मीनार पूरी तरह से बर्बाद हो गई तो उसने गुरूर भरी हंसी के साथ ध्रुवांश की तरफ देखना शुरू किया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, अचानक उसे एक आवाज सुनाई पड़ी और उसने देखा कि एक सुनहरा चक्र तेजी से घूम रहा था जो उस जगह पर तैयार हो गया था जहां विजय स्तंभ तबाह हुआ था। वो चक्र तैयार होते ही बिजली की रफ्तार से यानिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिसे देखते ही वो हड़बड़ाकर चेतना शक्तियों को सामने इकट्ठा करने लगा। जब उसकी ताकतवर चेतना शक्तियां उस सुनहरे चक्र से टकराई तो वो चक्र एक झटके में तबाह हो गया। और तब यानिस ने कहा, चाहे तू कोई भी पैतरा क्यों ना आजमा ले ध्रुवांश, मेरी इस शक्ति के सामने तेरी ताकत बेहद कमजोर है। पर एक बार फिर यानिस के चेहरे का रंग बदलने लगा जब उसे एक बड़ी ही अजीब दहाड़ सुनाई पड़ी और आसमान में सुनहरी रोशनी इकट्ठा होने लगी। वो रोशनी देखने में किसी जाल जैसी लग रही थी जिसके बीच से एक विशालकाय सुनहरा हाथी बाहर आने लगा। वो सुनहरा हाथी आगे बढ़ते हुए यानिस की शक्तियों को कमजोर करने लगा, जो महसूस करते हुए यानिस ने कहा, यह तो एक चेतना जाल है। यानिस देख पा रहा था कि आसमान में दिखता सुनहरा जाल असल में एक चेतना जाल था, जिसकी ताकत समझने पर यानिस को पता चला कि वो चेतना जाल किसी तृतीय चेतना जाल से थोड़ा ही कम शक्तिशाली था। ये महसूस करते ही यानिस ने हैरत भरी आवाज में कहा, क्या इसका मतलब ये कमबख्त ध्रुवांश तीसरे पड़ाव का परम चेतक बनने वाला है? ये कैसे मुमकिन है? चाहे कुछ क्यों ना हो, आज मैं इसे हरा कर रहूंगा। उसकी आंखों में दिखती हैरानी अजीब सी बेरहमी में बदल गई और खूंखार इरादे के साथ वो हरे रंग की चेतना शक्तियों से एक बहुत बड़ा हाथ तैयार करने लगा। वो बड़ा सा हरे रंग का हाथ जाकर तेजी से आगे बढ़ते सुनहरे हाथी से टकराया, जिससे टकराते ही वो सुनहरा हाथी आगे ही नहीं बढ़ पाया। तब यानिस ने हाथों की सील बदलते हुए चिल्ला कर कहा, खत्म कर दो इस हमले को। और उसके इतना कहते एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ी और हरे रंग के हाथ ने उस सुनहरे हाथी को तबाह कर दिया। जब उसने ध्रुवांश का वो हमला भी नाकाम कर दिया तो उसने खूंखार इरादे के साथ ध्रुवांश की तरफ देखा और चेतना शक्तियों का बवंडर तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। लेकिन ध्रुवांश के चेहरे पर अभी भी परेशानी नहीं दिख रही थी। उसका चेतना जाल यानिस ने तबाह तो कर दिया था, मगर वो चेतना जाल ध्रुवांश के सबसे ताकतवर चेतना जाल नहीं थे। इसलिए ध्रुवांश ने अपनी आंखें बंद की और ढेर सारी चेतना सील तैयार करते हुए उन्हें आसमान में इकट्ठा करना शुरू किया। उसके ऐसा करने पर आसमान में लाल रंग का एक बहुत बड़ा जाल तैयार होने लगा, जिसकी शक्तियां महसूस करने पर अनगिनत नजरों में खौफ दिखाई देने लगा। तब कुछ लोगों ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये तो एक तृतीय चेतना जाल है, मतलब ध्रुवांश एक तीसरे पड़ाव का परम चेतक योगी है। तभी तो उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं दिख रहा है, जबकि उसके सामने यानिस जैसा खतरनाक परमवीर खड़ा है। हर तरफ शोर मचता रहा और खुद बुजुर्ग जोरांश के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। वो यही सोचते हुए हैरान हो रहे थे कि आखिर ध्रुवांश ने इतनी जल्द तृतीय चेतना जाल कैसे तैयार कर दिया था। ये सोचते हुए उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लगता है इस लड़के को चेतना जाल का दिल बनाना आता है, मगर यह अभी शुरुआती पड़ाव में ही है। सभी देख रहे थे कि किस तरह ध्रुवांश का तैयार किया गया चेतना जाल लाल रंग से चमकता जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरे आसमान में आग फैल गई थी। आसपास की जगह तक धुंधली पड़ गई थी और उस जगह की गर्माहट में इजाफा हुआ। वहीं पहाड़ पर मौजूद मिखाइल ने भी आंखों में चमक के साथ कहा, तीसरे पड़ाव का परम चेतक योगी, इस ध्रुवांश से लड़ने में तो मजा आ जाएगा। अगर ये यानिस से इतनी जल्द हार जाता तो मुझे बहुत अफसोस होता। जहां मिखाइल अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, वहीं लैला और बांगुर भी अभी आमने सामने आ गई थीं। दोनों के बीच तनाव का माहौल था, मगर दोनों ने ही किसी पर हमला करने की भूल नहीं की थी। बांगुर लैला की तरफ देख रही थी, लेकिन आसमान में तैयार होते जाल पर जैसे उसकी नजर पड़ी तो वो दंग रह गई। उससे पहले लग रहा था कि ध्रुवांश को हराने में यानिस को जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अब वो समझ गई थी कि मुकाबले का अंत इतनी आसानी से नहीं होने वाला था। इस दौरान लैला ने भी आसमान में दिखते विशालकाय जाल को देखा, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगी। इस मुस्कुराहट के साथ ही उसने धीमी आवाज में कहा, मैं जानती थी ध्रुवांश, ये दिन जरूर आएगा। अनगिनत निगाहों के सामने यानिस के चेहरे पर सावधानी दिखने लगी जब उसने उस चेतना जाल को तैयार होते हुए देखा। लेकिन फिर यानिस ने चिल्लाते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर तू तृतीय चेतना जाल तैयार करने में कामयाब हुआ है ध्रुवांश? अगर तुझे लगता है कि तू इसे तैयार कर मेरी ताकत की बराबरी कर सकता है तो ये सिर्फ तेरी नासमझी होगी। पर ध्रुवांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और उसने यानिस की बात को नजरअंदाज किया। वो अपने हाथों की सील बदलने लगा और तब आसमान में तैयार हुआ विशालकाय जाल तेजी से चमकता दिखाई दिया। अगले ही पल उस जाल में से धधकती हुई आग की लपटें निकलने लगी, जिन्होंने पूरे आसमान से बरसते हुए यानिस की तरफ रुख किया। उस खौफनाक नजारे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से आग बरसने लगी थी। देखते ही देखते आसमान से बरसती वो आग
एक बहुत बड़े और खूंखार राक्षस में बदलने लगी, जिसके सिर से आग के बने 2 सींग निकल रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि आग से ही उसका पूरा शरीर बना था और उसमें ऐसी दिल दहला देने वाली चेतना शक्तियां थी जिससे आसपास की हवा की नमी तक पूरी तरह गायब हो गई। उस खतरनाक शैतान को तैयार होते देख सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। तब धुरवांश ने गूंजती हुई आवाज में कहा, चेतना भस्मासुर जाल, जाओ और इस लड़के के गुरूर को स्वाहा कर दो। धुरवांश के इतना कहते ही आसमान में तैयार हुआ वो हजारों फुट बड़ा अग्नि शैतान लाल रंग की रोशनी में बदलकर सीधे यानिस की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान उसकी ताकत से धुरवांश के आसपास दिखता बवंडर तक गायब होने लगा था। इतना ही नहीं, बल्कि उस आग से जमीन तक पूरी तरह सूख चुकी थी और वो तेजी से यानिस की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन जहां उस बेहद खतरनाक हमले को देखते हुए बहुत से लोगों की आंखों में खौफ नजर आ रहा था, वहीं यानिस के चेहरे पर तो एक अजीबोगरीब मुस्कुराहट दिखने लगी। अपनी तरफ बढ़ते उस अग्नि शैतान को देखकर यानिस ने कहा, इस शैतान की मदद से तू मुझे हराने के बारे में सोच रहा है? वैसे तो ये ताकतवर है, लेकिन ये इतना भी ताकतवर नहीं है कि मुझे हरा सके। बस बहुत हुआ धुरवांश, अब ये मुकाबला खत्म करते हैं। ये कहकर यानिस आगे आया और उसका शरीर अजीबोगरीब रंग से चमकने लगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके शरीर से एक अजीब सी दहाड़ सुनाई दे रही थी, जिसके बाद सभी की नजरों के सामने यानिस का शरीर बदलकर हजारों फुट बड़ा होने लगा। हर कोई देख रहा था कि कैसे यानिस एक बहुत बड़े और ताकतवर तिलिस्मी जानवर में बदलने लगा था। उस भयानक तिलिस्मी जानवर का रंग हल्का नीला था, मगर उसके शरीर पर बाघ जैसी धारियां बनी थी। उसके तैयार होने पर सभी के रोंगटे खड़े हो गए और तब कुछ तजुर्बेदार लोगों ने घबराते हुए कहा, यह तो प्राचीन बाघ दरिंदा है, यानी फेहरिस्त का 50वां सबसे ताकतवर तिलिस्मी जानवर। इस यानिस ने आखिर इतने ताकतवर तिलिस्मी जानवर का आत्मिक अंश हासिल कैसे किया? बहुत से सीनियर्स देख रहे थे कि कैसे एक नया योद्धा ऐसा मुश्किल मुकाम हासिल करने में कामयाब हो गया था, जबकि ऐसा करने में तो अच्छों के पसीने छूट जाते। ऐसे ही हैरान सीनियर्स में लुहार भी शामिल था, जिसकी आंखें फटकर बाहर आ गई थीं। वो समझ गया था कि जो नया योद्धा इतने खतरनाक और ताकतवर तिलिस्मी जानवर का आत्मिक अंश हासिल कर सकता था, वो जरूर किसी मामूली परिवार से तो नहीं आया होगा। तब उसने हल्की परेशानी के साथ कहा, अब देखना है कि इस हमले का जवाब धुरवांश कैसे देगा। दूसरी तरफ उस भीमकाय तिलिस्मी जानवर ने धुरवांश की तरफ देखते रहना जारी रखा। तभी उसने हंसते हुए धुरवांश से कहा, क्या बात है धुरवांश, तुझे क्या लगा कि सिर्फ तेरे पास हुक्म के इक्के हो सकते हैं, मेरे पास नहीं? अब देख कि मैं कैसे तेरे इस चेतना जाल और तेरी जीतने की उम्मीद को तबाह करता हूं। यानिस महसूस कर पा रहा था कि उसकी शक्तियां अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। देखा जाए तो वो अपने एक ही हमले में किसी परमवीर को बहुत बुरी तरह जख्मी कर सकता था। ऐसे में धुरवांश जैसे दिव्यमान की तो बात ही करना बेकार था। जोर जोर से हंसते हुए उस बाघ जैसे तिलिस्मी जानवर ने अपने पंजे से अग्नि शैतान पर जोरदार हमला किया। आसमान में वो दोनों जैसे ही टकराए तो दिल दहला देने वाला धमाका सुनाई पड़ा। उस बाघ जैसे तिलिस्मी जानवर की ताकत के सामने अग्नि शैतान तक रुक गया था। इसके बावजूद यानिस भी पीछे होने लगा, क्योंकि उसे भी उस अग्नि शैतान की ताकत से झटका लगा था। मगर एक पल बाद उस बाघ ने अपनी पूंछ की मदद से अग्नि शैतान पर किसी चाबुक की तरह हमले करने शुरू कर दिए। वो हमले बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और इतने तेज हो रहे थे कि उनसे बचना भी बेहद मुश्किल होता जा रहा था। देखते ही देखते उस बाघ ने अपने पंजों में चेतना शक्तियां भरकर अग्नि शैतान पर होते हमलों को और ज्यादा ताकतवर बना दिया। उसके बाद उस बाघ ने जोरदार दहाड़ के साथ एक मुक्का दिया, जिससे वो खतरनाक अग्नि शैतान पीछे चला गया। फिर अनगिनत लोगों की नजरों के सामने जैसे उस पर एक मुक्के का हमला हुआ तो वो विशाल का अग्नि शैतान दरारों से भरकर तबाह हो गया। सभी ने देखा कि वो शैतान आग के लाखों टुकड़ों में बिखर गया। इससे सभी को साफ हो गया कि प्राचीन बाघ दरिंदे का रूप लेते ही यानिस की शक्तियां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थीं। चोटी पर मौजूद मिखाइल भी उस हमले को देखकर काफी हैरान हो गया। तब उसने धीमी आवाज में कहा, माना कि ये यानिस है काफी शातिर, लेकिन इसकी ताकत भी कम तो हरगिज नहीं है। इतने में थोड़ी दूर खड़ी बांगुर ने मौके का फायदा उठाकर लैला से कहा, धुरवांश ये मुकाबला हारने वाला है और साथ ही बहुत बुरी तरह जख्मी भी होने वाला है। ऐसे में क्या तुम यहाँ खड़े खड़े ये नज़ारा देखती रहोगी? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो जाकर उसकी मदद करती। पर उसके इस तरह उकसाने पर लैला ने अपना सर हिलाते हुए कहा, तुम मेरी जगह पर हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि धुरवांश इतनी जल्दी हारने तो नहीं वाला। लेकिन लैला की बातों में झलकते यकीन को महसूस कर बांगुर काफी हैरान हुई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे मुश्किल हालात में भी लैला को धुरवांश की काबिलियत पर इतना ज्यादा यकीन कैसे था। तब बांगुर ने आ भरते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारा धुरवांश इस मुश्किल हालात से कैसे बाहर निकलता है। दूसरी तरफ धुरवांश के उस बेहद ताकतवर हमले को नाकाम कर यानिस जोर जोर से हंसने लगा।
अब जो कि ध्रुवांश का वो तृतीय चेतना जाल तक तबाह हो गया था, इसलिए यानिस को पता था कि ध्रुवांश के सारे हुक्म केक के खर्च हो गए थे। तब उसने ध्रुवांश की तरफ देखकर हिकारत भरी आवाज में कहा, अब तेरी बारी है ध्रुवांश, लोगों को हैरान करने की। यानिस की आंखों में झलकते इरादे से साफ हो गया था कि वो ध्रुवांश को बेइज्जत कर वो मुकाबला जीतना चाहता था। ध्रुवांश को पैरों तले कुचलने से बेहतर यानिस के लिए फिलहाल कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे यानिस आगे बढ़ने लगा और उसके शरीर की नीले रंग की चमक भी बढ़ती गई। उस पहाड़ जैसे दरिंदे के सामने ध्रुवांश किसी चींटी से भी छोटा लग रहा था। इतने में यानिस ने अपने पंजों में इकट्ठा हुई चेतना शक्तियों से ध्रुवांश पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसके साथ उसने कहा, और यह मुकाबला ध्रुवांश राजवंशी के खात्मे के साथ खत्म हुआ। वो हमला बहुत तेजी से हुआ था और उसे देखकर सभी की सांसें थम गई थी, बल्कि वहां से काफी दूर खड़े समर और बाकी योद्धाओं के चेहरों का रंग सफेद पड़ गया था। वो महसूस कर पा रहे थे कि यानिस के उस हमले में किस कदर जानलेवा शक्तियां मौजूद थी, बल्कि वो हमला आसानी से किसी शुरुआती परमवीर की जिंदगी तक खत्म कर सकता था। ध्रुवांश ने उस हमले को जब अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसकी आंखों में अचानक काले रंग की आग जलने लगी। इसके अलावा उसके शरीर से रहस्यमयी काले रंग की आग निकलने लगी थी। इस आग को देखकर दूर खड़े बुजुर्ग जोरांश के चेहरे का रंग बदलने लगा। फिर उन्होंने तुरंत अपने बगल में खड़े दोनों बुजुर्गों की तरफ देखा, जिनकी आंखों में भी हैरानी साफ नजर आ रही थी। इन बुजुर्गों को ध्रुवांश के शरीर की आग में एक बड़ा ही खतरनाक एहसास महसूस हो रहा था। यह एहसास बहुत हद तक वैसा ही था जैसे कोई योद्धा तिलस्मी जानवर का आत्मिक अंश इस्तेमाल करता हो, लेकिन तब भी एहसास उससे थोड़ा अलग था। जिस वक्त वो तीनों हैरान दिख रहे थे, उतने में बाघ का वो जानलेवा पंजा आकर ध्रुवांश के शरीर से टकरा गया, जिससे एक जोरदार धमाका सुनाई पड़ा। पूरा पहाड़ इतनी जोर से कांपने लगा था जैसे वो ढहने वाला था। वहीं नीले रंग की चेतना शक्तियों ने आसमान को घेर लिया था। इस दौरान नैना और जाफरान भी घबराने लगे और दुआ करने लगे कि ध्रुवांश कैसे भी करके उस हमले से बच जाए। तब समर ने गौर से ध्रुवांश की तरफ देखकर कुछ महसूस करते हुए कहा, इस हमले के बाद भी ध्रुवांश अभी तक खड़ा कैसे है? ये सुनकर पास ही खड़ी नैना और बाकी लोग भी दंग रह गए और ध्रुवांश पर गौर करने लगे। सभी के सामने नजर आया कि नीले रंग की रोशनी जो ध्रुवांश को पूरी तरह ढक चुकी थी, अब गायब होने लगी थी और उसकी जगह काले रंग की रोशनी ने ले ली थी। वो रोशनी पंजे के नीचे से चमक रही थी और देखते ही देखते उस बाघ का पंजा काले रंग की आग से भर गया। इस जलन को महसूस कर यानिस ने तुरंत अपना पंजा वहां से अलग किया और सभी ने देखा कि कैसे काले रंग के दो बड़े पंख उस बड़े से गड्ढे से ऊपर आने लगे। वो पंख बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे और उनकी मदद से ध्रुवांश यानिस के जानलेवा हमले से बच पाया। तब सभी ये सोचने लगे कि ध्रुवांश जिंदा कैसे बच गया, बल्कि ऐसी ही हैरानी यानिस के चेहरे पर भी थी और उसकी आंखें अब खून जैसी लाल हो गईं। बार बार ध्रुवांश को खत्म न कर पाने का एहसास अब उसे बेहद नाराज कर गया था। इतने में उसने अपनी नाराजगी काबू कर ध्रुवांश पर एक बार फिर पंजे से हमला कर दिया। इस बार उसने अपने पंजे में और ज्यादा शक्तियां भरी थी, लेकिन ध्रुवांश ने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू किए और वो अपनी जगह से तुरंत गायब होकर 1 किलोमीटर दूर दिखाई देने लगा। ऐसा करते वक्त वो लगातार अपने हाथों की सील बदलता जा रहा था, जिससे उसके शरीर से निकलती काले रंग की आग चमकने लगी। इतना ही नहीं, आसपास की कुदरती शक्तियों में उथल पुथल मच गई थी और हर कोई देखने लगा कि कैसे ध्रुवांश काले रंग के धुएं में घिर गया था, मगर साथ ही उसका शरीर बदलते हुए एक रहस्यमयी बड़े पक्षी में बदलने लगा था, जिसके तैयार होते ही बुजुर्ग जोरांश ने स्तब्ध होकर कहा, ये पक्षी, इसका मतलब इस लड़के ने प्राचीन अमर पक्षी का आत्मिक अंश काबू कर लिया है। तो क्या होगा जब अमर पक्षी का रहस्य आएगा हर किसी के सामने? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।